सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ डिफरेंस आएगी वो भी z ट्रू वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई, measured value will be z प्लस माइनस डेल्टा z, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डेल्टा z की, दिस विल अगेन बी डेल्टा x प्लस डेल्टा y। सो बेसिकली मतलब ये था कि अगर हम दो क्वांटिटीज को ऐड करें या दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करें, उनके एब्सोल्यूट एरर दोनों केसेस में ऐड होते हैं, बट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इसमें z में एरर आएगा वो रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे, कि z में जो रिलेटिव एरर होगा दैट विल बी डेल्टा z बाय z एंड इट्स सम ऑफ डेल्टा x बाय x एंड डेल्टा y बाय y। सो अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना, और अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें रिलेटिव एरर्स को करना। तो हमने कल मल्टीप्लिकेशन तो किया था, डिवीजन नहीं किया था। उसमें एक हम छोटा सा मैथ्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैथ्स में 11th क्लास में पढ़ोगे वैसे उसे आप। ठीक है, हम डिवीजन देखेंगे, अगर हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं तो हाउ द एरर्स विल बी अफेक्टेड। सो लेट the two quantities the x and y measured value of x is मतलब हमने मेजर किया तो ट्रू वैल्यू तो x थी, उसमें डेल्टा x एरर आ गया। y को मेजर किया तो ट्रू वैल्यू y थी, उसमें डेल्टा y एब्सोल्यूट एरर आ गया। ट्रू वैल्यू ऑफ डिफरेंस क्या होगी, सॉरी रेशो। अगर हम ट्रू वैल्यूज की रेशो लेंगे तो इट विल बी z is equals to x by y. Ratio of measured values will be z plus minus delta z is equals to x plus minus delta x plus y plus minus delta y. So ये measured values की रेशो आएगी। अब मेरे को यहाँ से डेल्टा z निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? स्टेप्स ध्यान से देखते जाना मैथ्स के। अगर मैं इधर से z कॉमन लूँ तो क्या आएगा ब्रैकेट में? दिस विल बी 1 प्लस माइनस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ब्रैकेट ओपन करोगे, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो यही टर्म आएगी फिर से, and this can be similarly the numerator में x 1 plus minus delta x by x 1 plus minus delta y by y। ठीक है, ये स्टेप्स मैथ्स के स्टेप्स देखो, ठीक है। ये this can further be written as x by y मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें कोई डाउट है तो देख लो, यहाँ तक जो मैथ्स की है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। फर्दर ये कैंसिल हो जाएगा, z is equals to x by y, because z is equal to x by y था, तो हमारे पास बचा 1 ये समझ में आया मैंने क्या किया? सर ये y वाले में माइनस प्लस क्यों है? यही मैं कह रहा हूँ, 11th का एक मैथ्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हमारे पास कभी भी इस तरह की टर्म है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n,
एंड x इज वेरी मच लेस देन 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस nx। इसको हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकेंड टर्म से। यहाँ पे पावर थी -1, -1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस। पावर अगर यहाँ पे -2 होता या 2 होता तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता, बाइनोमियल एक्सपेंशन करके इसको लिख देता 1 प्लस माइनस 2 डेल्टा वाई बाय वाई। अगर ये पावर 3 होती तो यहाँ पे 3 डेल्टा वाई बाय वाई। सो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है सेकेंड टर्म से, होती तब है व्हेन एक्स इज स्मॉल। सो यहाँ पे भी डेल्टा वाई एरर और वाई ट्रू वैल्यू है, तो डेल्टा वाई बाय वाई विल बी स्मॉल, तो इसलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें लग सकती है। देखो यहाँ तक देखो, फिर मैं अगला स्टेप करता हूँ। पहले यहाँ पे डेटा सर कुछ समझ लो। जैसे आपने फर्स्ट टाइम किया, आज से पहले आपने कभी बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगाई होगी कहीं। सर हाँ जी, सर मतलब अगर पावर जो है वो 0 से कम होगा तो फिर हम उसमें हाफ फिर होगी तो हाफ से बायनॉमियल। मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पावर है मान लो हाफ, 0 से कम मतलब नेगेटिव में, 0 से हाँ कम तो जी सर। नेगेटिव ही हुई ना, तो नेगेटिव ही तो है, यहाँ पे भी -1 ही तो है। नहीं मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि फिर अगर अगर नेगेटिव में होगी फिर हम बायनॉमियल लगाएंगे ना या मान फिर। लो हमारे पास ऐसे है, कहाँ पे मेरे पास अगर ऐसे है मान लो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -3 एंड x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल, तो आप इसको 1 माइनस 3x लिख देते हो मैथ्स में। ओके सर। तो पावर को सिर्फ सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, पर एक कंडीशन होती है कि x शुड वेरी मच लेस देन 1, नहीं तो नहीं लगेगा ये कंसेप्ट। 1 बिकॉज -3 मैंने आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म बताई है, मतलब मैंने एक स्टेप में बताया है। जिनके पास नॉन मेडिकल है उनका मैथ्स का पूरा चैप्टर है बाइनोमियल एक्सपेंशन, इट्स प्रॉपर यूनिट इन मैथ्स, तो आप तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो फिजिक्स में हमें इतना चाहिए नहीं होता, मैथ्स में होता है ये फर्स्ट टर्म होती है nx, इसके बाद आप सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे पूरी सीरीज लिखते हो। और मैथ्स में जब आप पढ़ोगे तो आप x स्मॉल के लिए नहीं पढ़ोगे, मैथ्स में आप पढ़ोगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ x अगर एक्सपैंड करना है तो मैथ्स में आपको जनरल पढ़ाते हैं, फिजिक्स में हमें सिर्फ स्पेशल केस चाहिए, हम तभी लगाएंगे फिजिक्स में इसको जब x स्मॉल होगा 1 ओके के सर। रिलेटेड। मैथ्स में आप जनरल पढ़ोगे, आपका चैप्टर अगर आप मैथ्स की बुक खोल के देखोगे तो इट्स अ कंप्लीट चैप्टर। ओके सर थैंक यू। अब इसको हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास है ये 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z। इसमें भी अगेन ये टर्म निगलेक्ट हो जाएगी लास्ट, डेल्टा x by x into डेल्टा y by y will be small, so neglecting as it is very small implies मतलब डेल्टा z by z अब अगेन इसकी 4 वैल्यूज बनेंगी, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी जब दोनों पॉजिटिव है। तो इसको हम रिजल्ट को लिख देते हैं बिकॉज रिजल्ट यूज होगा, ऐसा चाहिए डेरिवेशन कभी नहीं आती पेपर में, आज तक तो किसी स्कूल में नहीं आई। This implies that division of two numbers into physical quantities maximum possible sum of relative error in two quantities। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एक फंक्शन मैथ्स का जो और है दैट इज कॉल्ड पावर फंक्शन।
पावर फंक्शन मींस अगर nth पावर ऑफ x है, हमें x में एरर पता है कि x में कितना एरर है, तो और z में कितना है, तो वो कहते हैं पावर फंक्शंस में। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसे बोलता डेल्टा z बाय z की वैल्यू बताओ क्या होगी, इसकी इसमें मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर को आई कैन राइट एज x इंटू एक्स। मल्टीप्लीकेशन में कौन से एरर्स ऐड होते थे? रिलेटिव अलग है, relative errors, रिलेटिव। x में रिलेटिव एरर कितना है? delta x by x. दूसरे x में भी सेम। तो अगर x स्क्वायर है तो उसमें एरर कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा x बाई x। अगर ये x क्यूब होता तो x क्यूब होता, 3x होता। 3 डेल्टा x बाय x। x4 होता तो 4 डेल्टा x बाई x। मतलब अगर मैं बेसिकली मतलब यही बना ना कि अगर मेरे पास x रेज़ टू पावर n है, तो जो रिलेटिव एरर होगा दैट विल बी n डेल्टा x बाई x। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। x में अगर एरर है डेल्टा x बाई x, x रेज़ टू पावर n में एरर होगा n डेल्टा x बाई x। हमने उसको बस प्रूफ करना। हम आज और कल वाली क्लास में न्यूमेरिकल्स डिफरेंट करेंगे, नॉर्मली सारे सेम नहीं करेंगे। आज भी जैसे मतलब अगर आज वाली फर्स्ट हाफ एन आवर और कल फर्स्ट हाफ एन आवर वाली क्लास तो सेम होगी। लास्ट के 1 आवर जो करने हैं वो न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो दोनों क्लासेस में डिफरेंट करूंगा मैं। तो अगर किसी ने कल वाली भी लगानी हो तो लगा सकता है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपको मतलब न्यूमेरिकल्स और करने हैं तो दोनों क्लासेस में अलग अलग करा दूंगा ताकि सबका फायदा हो जाए। और वैसे भी ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में जो आ रहे हैं, आपकी कभी भी ये क्लास मिस होगी तो आप टीटीएस वाली क्लास लगा सकते हो नेक्स्ट डे वाली। इन दोनों में सेम ही काम होगा थ्योरी। कभी मिस हो गई या कभी आपको लगे कि एक क्लास में समझ नहीं आया, रिपीट करनी है, तो अगले दिन वाली क्लास रिपीट कर देना 7:30 पे। कंसिडर फिजिकल क्वांटिटी x। measured value of x, x plus minus delta x, nth power of x will have true value z। मतलब अगर हम एरर नहीं देख रहे तो nth पावर ऑफ x को हम z कह रहे हैं। measured value of nth power is that will be z इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैथ्स के हिसाब से सही है ये। सर ऊपर वाला समझ नहीं आया, nth पावर ऑफ x will have true value। मतलब अगर किसी भी x स्क्वायर की ट्रू वैल्यू जो है, जैसे हमने मास निकाला, मास है 2, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 4। वो लिखाएगी उसकी ट्रू x स्क्वायर की ट्रू वैल्यू को z लिख दिया हमने। ओके सर, थैंक यू। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है ये? ये कैंसिल हो जाएगा z और x raised to power n। करो करो। तो हमारे पास क्या बचा? अब बाइनोमियल एक्सपेंशन इसकी क्या होगी? 1 प्लस माइनस डेल्टा x। इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा? 1 plus 1 minus plus minus n delta x by x. प्लस माइनस n डेल्टा x बाई x। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा x बाई x। तो हमारे पास डेल्टा z बाई z कितना आ गया?
डेल्टा जेड बाय जेड इज, यही हमने किया था कि अगर एक्स स्क्वायर है तो ऐड हो जाएगा 2 डेल्टा एक्स बाय एक्स, एक्स क्यूब है तो 3 डेल्टा एक्स बाय एक्स, पावर मल्टीप्लाई होती जाएगी। अब अगर मैं दो टर्म्स दे दूं आपको, से मिक्स करके दे दूं, से z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, अगर इसमें पूछूं डेल्टा जेड बाय जेड कितना होगा, एक्स स्क्वायर में कितना होगा, 2 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, 2 डेल्टा एक्स बाय एक्स, वाई क्यूब में, 3 डेल्टा y डेल्टा y बाय y। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो इनके रिलेटिव एरर ऐड हो जाएंगे, यस सर। बिकॉज एक्स स्क्वायर में एरर है 2 डेल्टा एक्स बाय एक्स, वाई क्यूब में 3 डेल्टा वाई बाय वाई, सो दोनों के एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी के क्वेश्चन करते हैं हम। और रिलेटिव एरर बताना हो तो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, सॉरी परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर अपॉन एब्सोल्यूट एरर परसेंटेज, इन रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ तो अगर मैं क्वेश्चन दूं से, इफ a physical quantity z is given by z is equals to a cube b square under root c and d, the percentage error in a b c and d are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Find percentage error in z. z में परसेंटेज एरर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरह का, तो पहले एक बार ही समझ लो, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हो वो खुद करना। अगर मैं आपसे पूछूं दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें तो कौन से एरर ऐड होंगे, रिलेटिव डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव Relative error. यहाँ पे चार क्वांटिटीज हमको यहाँ तो मल्टीप्लाई किया है, यहाँ डिवाइड किया है, मतलब इन सब में ही चाहे मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें रिलेटिव एरर्स ही ऐड होने हैं। तो अगर ए क्यूब में एरर पूछो, मैं ए क्यूब में रिलेटिव एरर कितना है, 3 3 डेल्टा delta a by 3 डेल्टा ए बाय बी स्क्वायर में सिमिलरली 2 डेल्टा 2 delta b by b. अंडर रूट सी में हाफ डेल्टा c बाय c। अपॉन सी, हाफ डेल्टा सी बाय सी, और डी में डेल्टा डी बाय डी। और सबके रिलेटिव एरर्स ऐड होने हैं, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन है, एरर्स ऐड ही होंगे। तो टोटल ये तो आ गया रिलेटिव एरर। परसेंटेज बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई, डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100 क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर परसेंटेज एरर। तो दिस इज 3 डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, पूरी टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाफ डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी बाय डी इंटू 100। अब डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 ये क्या है, दिस इज परसेंटेज एरर ऑफ ए, मतलब एरर ही कितना नहीं, दिया था 1%। 1%, बी में एरर 2 2%, सी में 3% और 3 डी में 4%। तो टोटल एरर 4%. कितना हो गया, 3 प्लस सॉरी 2 था, 3 प्लस 4 7 प्लस 1.5 8.5 प्लस 4, सो 12.5%। समझ में आया कैसे किया, बिकॉज हम क्वांटिटीज को यहाँ तो मल्टीप्लाई कर रहे थे या डिवाइड कर रहे थे, तो इसमें आसान है कि मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, एरर्स तो ऐड ही होने, तो हमने सिंपल ऐड कर दिया। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स फर्स्ट यूटी में आता है, यहाँ आपका क्लास टेस्ट होगा जो भी होगा, तो यूटी में ये क्वेश्चन हर बार ही आता है। वैल्यू बदली हो सकती है कि मैंने मतलब ऐसा बुक का क्वेश्चन नहीं लिया, ए क्यूब बी स्क्वायर है तो हो सकता है ए स्क्वायर बी हो या कुछ हो, बट क्वेश्चन इसी टाइप का ही होगा कि चार क्वांटिटीज दी होंगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया होगा, परसेंटेज एरर निकालना होगा। इस क्वेश्चन में देखो किसी को भी डाउट है तो। सर हाँ जी सर, जैसे आप अभी ये सी को सर यहाँ पे माइनस हाफ नहीं आना चाहिए था, डिवीजन में भी एरर तो ऐड ही होने हैं। अगर मैं आपसे हाँ जी अंडर रूट सी में एरर कितना है, तो सी रेज टू पावर माइनस हाफ, तो
तो एरर्स पर ऑलवेज वो तो सर पर वो डिनोमिनेटर पे भी तो है। नेगेटिव साइन नहीं आता ना, बिकॉज हमने मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताना है। हाँ जी सर। हर बारी प्लस माइनस आएगा तो हम प्लस वाली टर्म्स लेंगे हमेशा, बिकॉज दे ऑलवेज कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मतलब जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो ना, आप बताते हो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना एरर हो सकता है, कम तो हो ही सकता है, हाँ जी। तो हमें बताना होता है मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो हम ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल के दिखाते हैं। ओके सर। तो इसलिए हमेशा एरर्स ऑलवेज ऐड, एरर में कभी माइनस साइन नहीं आएगा। एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर फंक्शन है तो रिलेटिव एरर्स ऐड कर देने हैं, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर देना। मतलब हम ये जो रूट सी है इस वैल्यू को हम वो बिल्कुल ही न्यूमरेटर में ले गए दोनों, रूट सी और इनटू डी को हम वो न्यूमरेटर में ले गए, फिर हम c रेज़ टू पावर माइनस हाफ लिख दिया, d रेज़ टू पावर माइनस 1 लिख दिया, पर एरर्स फिर भी ऐड ही कर। हाँ, और उसके बाद हमने रिलेटिव एरर्स ऐड कर दिए सारे। ठीक हाँ है जी ये सर, सब। ठीक है, समझ आ गई। से अगर मैं आपको वैसे दूं, the value of two resistors is measured as हमें ऐसे दो रेजिस्टर दिए हैं, एक की वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.2, मतलब 10 होगी ट्रू वैल्यू है, 0.2 एरर, और दूसरा दिया उसकी ट्रू वैल्यू है 20, एरर हो गया 0.1। फाइन, measured value in series and parallel। तो अगर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस क्या होगी, पैरेलल में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस क्या होगी। फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा। सीरीज में R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और पैरेलल में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दोनों फॉर्मूले पढ़े हुए हैं आपने। अगर मैं पहले सीरीज की बात करूं, सीरीज में हमने सिंपल इन दोनों को ऐड करना है। अगर हम इन दोनों रेजिस्टर्स को ऐड करें तो ट्रू वैल्यू कितनी आ गई, 30। और एडिशन में कौन से एरर ऐड होंगे, Absolute errors. एब्सोल्यूट एरर्स ही ऐड इसमें होंगे। एब्सोल्यूट एरर है 0.2, इसमें एब्सोल्यूट एरर है 0.1, सो हम टोटल रेजिस्टेंस को लिख देंगे 30 प्लस माइनस 0.3। यस सर। So we say that in series we say RS is equals to R1 plus R2, and in addition absolute errors add. Implies measured value in series. It will be given the 30 plus minus 0.3. Okay. अब पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, RP is यही बना फॉर्मूला। पहले इसकी ट्रू वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1, so true value comes out to be 20/3 ohm। एरर कितना होगा, सो वो पैरेलल। रिलेटिव एरर होगा ना। मैं इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज R1 R2 by RS, because R1 plus R2 is RS।
तो अब ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो गई। मैं आपसे पूछूं R1 में एरर कितना होगा, रिलेटिव एरर। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर ऐड होने हैं, तो R1 में रिलेटिव एरर डेल्टा R1 बाय R1, R2 में और RS में, और ये सब ऐड होंगे, फिर भी डेल्टा RP बाय RP। डेल्टा R1 कितना है? R1 में एब्सोल्यूट एरर कितना है? ट्रू वैल्यू है 10, एब्सोल्यूट एरर 0.2। R2 में एब्सोल्यूट एरर 0.1, R वैल्यू इज 20, RS में 0.3 अपॉन 30। देखो यही वैल्यूज थी। 0.2 डिवाइडेड बाय 10, 0.1 डिवाइडेड बाय 20 और 0.3 डिवाइडेड बाय 30, यही वैल्यूज हैं हमारे पास। आपको कुछ लोगों का लॉग आउट हो रहा है बार बार, नेट में प्रॉब्लम आ रही है कईयों को, प्लीज कुछ लोगों का बार बार लॉग आउट हो रहा है। मैं लॉग इन करता हूँ फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसकी वैल्यूज देखो, 0.2 by 10, 0.2 by 10 will be 2 by 100. This will be 1 by 200, and this will be 3 by 300. 1 by 100, हाँ 1 by 100 1 by 100 आ जाएगी। तो and this is delta RP by RP। RP कितना था? 20 by 3। तो डेल्टा RP कितना आ जाएगा? 20 by 3 इंटू, इसको भी 1 by 100 ही लिख देते हैं। LCM लेंगे तो दिस इज 200, 4 plus 1 plus 2। सेवन बाय 14 by 60, 7 by 30, यही आ रहा है आंसर। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ आरपी कितनी हो जाएगी? ट्वेंटी बाई 3 प्लस माइनस 7 by 30। देखो समझ में आया क्या किया? मेजर्ड वैल्यू किसी भी चीज की बतानी है तो आपको बताना होता है वैल्यू कितनी और उसमें एरर कितना। मतलब अगर पैरेलल में बताना है तो आरपी डिवीजन में कितना और डेल्टा आरपी कितना है। तो आरपी और डेल्टा आरपी निकालना था, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। आरपी हमने पहले से निकाला हुआ था, तो बाकी सबकी वैल्यूज पुट कर दोगे तो डेल्टा आरपी की वैल्यू आ जाएगी। बिकॉज ये डेल्टा आर1 ओवर आर1 पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। इसी क्वेश्चन का एक और मेथड है, वो आज नहीं कराता, तो नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, बिकॉज वो अभी समझ नहीं आएगा, मतलब मैं कराता भी हूँ तो। अदरवाइज दिस मेथड इज परफेक्टली ऑलराइट। आदि बुक्स में एक मेथड दिया हुआ है, आदि बुक्स में दूसरा दिया हुआ है। अभी स्कूल नहीं खुले, नहीं तो मैं स्कूल के अकॉर्डिंग लेकर आया था कि आपके स्कूल में कौन सा मेथड लगेगा। बस वो टीचर्स पे डिपेंड करता है कि कुछ इस मेथड को फॉलो करते हैं, कुछ डिफरेंशिएशन हम करेंगे उस मेथड को फॉलो करते हैं। इसमें देखो कुछ नहीं आ रहा समझ को, तो मैं एक जनरल क्वेश्चन दे देता हूँ, तुमको सॉल्व करो। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास 3-4 क्वांटिटीज, डेटा में आसान रखता हूँ ताकि आप मैथ्स में ज्यादा टाइम ना लगाओ। मेरे पास ये 4 क्वांटिटीज हैं। मैंने सबकी वैल्यूज ऐसे लिया कि डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू जो है वही डेल्टा बी बाई बी की है, वही डेल्टा सी बाई सी की है। बस मेरे को मैथ्स नहीं चेक करना आपका मैथ कैसा है। अब मेरे को मेजर्ड वैल्यूज निकाल के दिखाओ, मेजर्ड वैल्यूज ऑफ z is equals to d minus c की।
इन चारों को सॉल्व करो, मतलब ट्रू वैल्यू निकालनी है और एरर निकालना है। ट्रू वैल्यू निकालनी बिल्कुल आसान है। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट में देखूं तो d माइनस सी की ट्रू वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. 1. 1 माइनस सर आंसर निकल गया। और एरर कितना होगा d माइनस सी में? 0.7 0.7, बिकॉज एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, एब्सोल्यूट एरर्स ऐड ही होने हैं। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ये जो होगी दिस इज 1 प्लस माइनस 0.7। देखो किसी को नहीं आया समझ तो बाकी के तीनों पार्ट्स भी करो, लेट्स सी क्या आते हैं आंसर। बाकी के 3 पार्ट्स भी करो। सर बी निकल गया। बी का आंसर क्या है? 3/4 प्लस माइनस 0.015। b प्लस सी बाई डी ट्रू वैल्यू आ गई हमारे पास। b प्लस सी इज 5/4। b प्लस सी इज 5 है ना? अच्छा 5 है, सॉरी। b प्लस सी इज 5/4। Then you have delta z by z 0.6 है। comes out to be 10/40। ये आ रहा डेल्टा z। यही देखो वैल्यूज देखो, यही है, ये प्लस माइनस 1/4। चेक करो वैल्यू यही आ रही है। डिफरेंट आ रही है तो बताओ मेरे को, फिर हम गलती देखते हैं। ये सबकी डेल्टा डी बाई डी तो सीधा पुट ही करना था, इसमें तो कोई चांस नहीं है गलती का। अगर मैं b प्लस सी की मेजर्ड वैल्यू पूछता आपसे तो b प्लस सी की मेजर्ड वैल्यू क्या होनी थी? 5 प्लस माइनस 0.5। न्यूमरेटर में एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.5 का, ट्रू वैल्यू है 5, इसलिए मैंने b प्लस सी को ऐसे लिख दिया। डेल्टा b प्लस सी मतलब इसकी मेजर्ड वैल्यू में जो एरर है अपॉन b प्लस सी की ट्रू वैल्यू। सो ये भी 1/10 है, ये भी 1/10 है, तो 2/10 इंटू 5/4। देखो नहीं आ रहा समझ के, नहीं आ रहा मतलब उसमें हेसिटेट ना करो, नहीं आ रहा समझ को। किसी को नहीं आया समझ तो पूछो मेरे से। सर एक बार फिर समझाना सर। कहाँ तक समझ आया? ट्रू वैल्यू समझ आ गई? ये स्टेप आ गया हाँ जी, ट्रू वैल्यू डिवाइड है ना? अब b प्लस सी न्यूमरेटर की ट्रू वैल्यू कितनी है? 5, और इसमें एरर हाँ जी, कितना है? 0.5। हाँ जी सर। तो इसको आप मान लो से लेट इट बी x। अगर मैं न्यूमरेटर को x मान लेता
ये x हो गया। हाँ जी सर। तो बेसिकली x by d में एरर कितना होगा? x by d में एरर होगा डेल्टा x by x प्लस डेल्टा d by d। हाँ जी। और हाँ डेल्टा जी। x कितना है 0.5 और x कितना है 5 और डिनोमिनेटर डेल्टा d by d, तो दोनों का रिलेटिव एरर ऐड कर दिया। तो ये भी 1 by हाँ जी 10, सर। ये भी 1 by 10, तो 2 by 10 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 5 by 4 ऊपर। हाँ जी सर। ठीक है, सी पार्ट समझ गया सर। सी पार्ट करो, a प्लस बी डी माइनस सी। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों इकट्ठे में डाउट आया ना, इसको पहले ऐसे लिखो। तो मैंने x को क्या लिया, a प्लस बी, और y को लिया d माइनस सी। a प्लस बी की मेजर्ड वैल्यू बताओ। 3 प्लस माइनस 0.3। 3 प्लस माइनस 0.3। d माइनस सी की मेजर्ड वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 plus 0.1। 1 प्लस माइनस 0.7। दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो डेल्टा z पे z कितना हो जाएगा? डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा y बाय y। डेल्टा x कितना है? और z कितना है? इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है दोनों को मल्टीप्लाई किया तो? अगर मैंने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो ट्रू वैल्यू कितनी है? 3। 3। सर 3 आएगी। तो मैं इसको 3 लिख देता हूँ। तो डेल्टा z पे कितना हो गया? 3 इंटू 1 बाय 10 प्लस 7 बाय 10, मतलब 3 इंटू 8 बाय 10। तो वैल्यू कितनी आ गई है? 2.4। 0.4। सो मेजर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, 3 प्लस माइनस 2.4। क्लियर है? एक क्वेश्चन और कर दो ताकि हमें समझ आ जाएगी, पार्ट आ गया समझ। डी पार्ट एक पार्ट रह गया, एक तो गया, चार, अच्छा एक रह गया, सी डी अपन ए बी कर दो इसको भी। So 10 plus minus 4. CD is 12, AB is 2, तो ट्रू वैल्यू तो आ गई 6। डेल्टा z बाय z सबका रिलेटिव एरर ऐड होगा और सबका रिलेटिव एरर सेम ही दिया है 1 by 10, this will be 4 by 10। सिक्स प्लस माइनस 2.4। ठीक है, ये एक क्वेश्चन कर देते हैं, जस्ट राइट दैट। Can write the time period of oscillation, the time period of oscillation
of simple pendulum is given by t is equals to 2 pi under root L by G. Measured value of L is 20 centimeter. Measured value of L is 20 centimeter. Known to an accuracy of 1 millimeter. सर प्लीज रिपीट कर दो. Measured value of L is 20 centimeter. Known to an accuracy of 1 millimeter. And time for 100 oscillations is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. Using a wristwatch of 1 second resolution. Find accuracy in the determination of acceleration due to gravity. Find accuracy in determination of acceleration due to gravity. हमें डेटा जो दिया है इसको मतलब अब फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में स्टेट कैसे किया होता है. हमें दिया लेंथ इज मेजर्ड एज 20 सेंटीमीटर टू एन एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 0.1. वो डेल्टा की वैल्यू दी है. लेंथ इज गिवन एज 20 और उसमें एरर 1 मिलीमीटर का हो सकता है तो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. Time for 100 oscillations दिया 90 seconds with a watch having resolution of 1 second. तो t की वैल्यू दी है. There is time for 100 oscillations. सर रेजोल्यूशन मतलब? Resolution मतलब least count. तो उसमें 1 second का एरर हो सकता है बिकॉज उसकी एक्यूरेसी इतनी है. बस जो रेजोल्यूशन दिया वो बेसिकली डेल्टा t की वैल्यू दी होती है एरर की. अब ये टाइम फॉर 100 oscillations है. For 100 oscillations मैं t को ऐसे लिख सकता हूँ. t कैन बी रिटन एज 200 पाई अपॉन अंडर रूट L by G. अब कांस्टेंट्स का एरर एनालिसिस में कोई रोल नहीं होता बिकॉज इसमें तो कोई एरर होगा नहीं. तो एक फिक्स्ड वैल्यू है 200 पाई. एरर किसमें हो सकता है? t में, L में और G में. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. इसको कांस्टेंट ले लेते हैं कुछ भी k. बिकॉज इसमें एरर का कोई रोल है नहीं. तो t स्क्वायर कितना आ जाएगा? k स्क्वायर L by G और G is k स्क्वायर L by T स्क्वायर. डेल्टा G by G कितना होगा? k स्क्वायर में कोई एरर नहीं है उसको छोड़ दो. L में कितना था? अब क्या कर रहे हैं हम? डिवाइड कर रहे हैं L को T स्क्वायर से और डिवीजन में रिलेटिव एरर ऐड होते हैं. तो L में रिलेटिव एरर कितना है और T स्क्वायर में रिलेटिव एरर कितना है? T स्क्वायर में रिलेटिव एरर सर प्लस हो जाएगा डेल्टा t अपॉन t. 2 डेल्टा t by t. तो प्लस 2 डेल्टा t अपॉन t. अगर मेरे को एक्यूरेसी पूछी है मतलब परसेंटेज एरर पूछा है तो 100 डेल्टा L by L into 100 plus 2 डेल्टा t by t into 100. वैल्यूज पुट करें. डेल्टा L कितना दिया था? 0.1. L is 20 into 100.
Delta T is 1, T is 90 into 100. So फिर आपने 100 को मल्टीप्लाई किया है। परसेंटेज एरर निकालना है ना, रिलेटिव एरर निकालना होता तो डेल्टा जी बाय जी करते, बिकॉज उन्होंने कहा फाइंड द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मींस हम कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर बताएंगे कितना, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना आ गया 10/20 प्लस 200/90। तो ये देख लो कितना आता है, वो परसेंटेज एरर आ जाएगा 200/90 प्लस 10/20। सर हाँ जी, मतलब जब भी हमें बोला हो कि एक्यूरेसी निकालनी है तो हमने हमेशा परसेंटेज एरर निकालना है। एक्यूरेसी बोल लिया तो परसेंटेज एरर निकालना है, मेजर्ड वैल्यू बोल लिया तो z प्लस माइनस डेल्टा z, मतलब ट्रू वैल्यू और उसमें एब्सोल्यूट एरर। यस सर। और जो रेजोल्यूशन बोले वो हमेशा एक लीस्ट काउंट वो मतलब एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू होगी। एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू। यस सर ठीक है। देखना है कितना आ रहा है, 2.7% के आसपास आएगा। टू पॉइंट सेवन 2.7। सर। हाँ जी, सर यहाँ पे सर t इज इक्वल टू 200 पाई √4 कैसे आया, मतलब 4 कहाँ से आ गया सर? √4 कहाँ पे आया? √L/g है, अच्छा ठीक है सर। तो 4 नहीं है, वो √L/g है। नेक्स्ट लिखो। सर हाँ जी, सर तो मतलब यहाँ पे जो हम जी की वैल्यू निकालेंगे तो वो एल की जो डायमेंशन तो 20/90 होगा ना फिर? किसका? सर यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी फिर? g की वैल्यू तो मतलब आपको g की वैल्यू तो दी नहीं है ना, परसेंटेज एरर निकालना है। अगर डेल्टा g निकालना होता तो g को आप 9.8 या 10 कुछ ले लेते। हाँ ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट राइट, द पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor Sir, please repeat. the potential difference across a conductor is given by 100 plus minus 5 volt, 100 plus minus 5 volt, Sir, value repeat कर दो। 100 plus minus 5 volt, and current flowing is 10 plus minus 0.2 ampere, 10 plus minus 0.2 ampere. Find resistance and the percentage error in it.
Find the resistance and percentage error in it. Ohm's law लगेगा R is equals to V by I. V और I given है, मेजर वैल्यू भी given है और उनमें एरर भी given है. So 10 plus minus 0.7. 10 plus minus 0.7. रेजिस्टेंस तो आपकी 10 आ गई और परसेंटेज एरर बोला था ना, परसेंटेज एरर 0.7 आ रहा है. So 7% आ रहा है. 7 आ रहा है. ठीक है. 10 plus 10 ohm is the resistance and 7% is the error. नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी एक कंसेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज उसके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं. 1 मार्क में आते हैं जनरली, इससे ज्यादा में नहीं आएंगे. सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने कल रूल पढ़े थे कि हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ कैलकुलेशन. रूल बहुत सिंपल है कि अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, result must be written in number of significant figures or number of decimal places which are least in the calculation. Least in the calculation मतलब जैसे मैं दो numbers को add कर रहा हूँ, तो इसको 3 decimal places तक calculate किया, second number को single decimal place तक calculate किया, तो answer must be in single decimal place. Addition और subtraction का ये rule है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर मस्ट बी इन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द कैलकुलेशन. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल डिफरेंट है. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब करेंगे तो आंसर मस्ट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द कैलकुलेशन. मतलब इसमें डेसिमल के बाद देखना है कितने डिजिट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिखना है. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिखना है. क्लियर है ये चीज कि अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, से 250 मल्टीप्लाइड बाय या 2501 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो आंसर मस्ट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यू हैव टू यूज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. सो एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा. यू कैन राइट 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है. 5.74 gram of substance occupies 1.2 centimeter cube find the density. Find the density keeping significant figures in view. सर प्लीज रिपीट कर दो. 5.74 gram of substance occupies 1.2 centimeter cube. Express density keeping significant figures in view. कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंगली आंसर देना है.
4.7 है। 4.7 वैल्यू क्या आई? पहले तो वैल्यू बताओ क्या आई, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके। 4.783 783 783 तो राउंड ऑफ करेंगे कितने डेसिमल, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5.74 में कितने हैं? आपने जब डिवाइड किया, हमने डेंसिटी निकालनी थी, डेंसिटी को हमने निकालना था तो हमने किया मास और वॉल्यूम। 5.74 डिवाइडेड बाय 1.2 तो ये वैल्यू आ गई 4.783। अब अगर मैं पूछूं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है और इसमें 3 है, तो आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी हमारे पास रिजल्ट में 4 है, 4.783। मतलब राउंड ऑफ किसको करना है? 83 को। 83 हटाना है तो नंबर जो हटा दें वो 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो मतलब जो प्रीसीडिंग नंबर है वो एक बढ़ जाएगा। यह है ना आंसर। 4.783 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, 83 राउंड ऑफ होना है। तो बिकॉज जो नंबर राउंड ऑफ हो रहा है वो 5 से बड़ा है, इसलिए उससे पहले वाला नंबर एक बढ़ेगा। आया समझ के? नहीं आया? पर आपको ये कैलकुलेशन ठीक करनी है, नहीं तो रिजल्ट गलत आएगा अगर ये कैलकुलेशन गलत कर दी तो। डिवीजन मतलब टाइम लेके करना है, बट इसमें गलत होने वाला कोई चीज है नहीं। नेक्स्ट लिखो। each side of a cube, each side of a cube each side of a cube is measured to be 7.203. रिपीट करना वैल्यू। Each side of cube is measured to be 7.203. Find volume of the cube. Find volume of the cube. साइड दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल क्यूब। तो कैलकुलेशन तो कर लो, फिर राउंड ऑफ कितने? 7.203। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 7.4। तो आंसर शुड बी इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। तो एक्स्ट्रा जो नंबर्स हमको राउंड ऑफ करना, तो पहले एल क्यूब निकाल लो कितना आता है। 373.714 373.714 कैलकुलेटर पे किया? yes हाँ, तो ये मैनुअली करने की आदत डालो, पेपर में नहीं अलाउड होगा कैलकुलेटर। अब इसको राउंड ऑफ कर दो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो राउंड ऑफ किसको करना है? 1/4 को। तो 1/4 हटाना है, जो नंबर हटाना है वो 5 से कम है, तो इट विल बी 373.7। सर वैल्यू क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है 373.714। 714। आ रही है सबकी वैल्यू ये 373.714। यस सर अब आ गई। इसको राउंड ऑफ कर दो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 1/4 को हटाना है, इसलिए प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। सर वैल्यू क्या है? वैल्यू आ रही है 373.714। ओके सर। तो राउंड ऑफ करके 373.7।
नेक्स्ट लिखो subtract 3.2 into 10 raised to the power minus 6. Subtract 3.2 into 10 raised to the power minus 6 from 4.7 into 10 raised to the power minus 4. With regard to significant figures, ध्यान से करना है इसको. 3.2 into 10 raised to the power minus 6 इसकी वैल्यू निकालनी है. 4.7 into 10 raised to the power minus 4 minus 3.2 into 10 raised to the power minus 6. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. देखो मैं अगर 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 कॉमन लेता हूँ तो 4.7 माइनस माइनस क्या करें. अगर मैंने 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 कॉमन लिया तो दिस इज यही बनेगी वैल्यू. थ्री पॉइंट टू बाई 100 ये वैल्यू कितनी आ गई. 3.2 डिवाइडेड बाय 100 0.03. क्या आया सॉल्व करके. तो 4.7 वैल्यू बताओ पहले एग्जैक्ट वैल्यू क्या है. 4.668. 4.668 into 10 to the power -4. -4. अब इसको राउंड ऑफ करना है एक डेसिमल प्लेस तक 4.6 तक, बिकॉज डेसिमल के बाद इसमें जो पॉइंट्स है दैट इज 1, इसमें 3, तो हमें एक डेसिमल प्लेस तक करना है. तो दिस कैन बी रिटन एज 4.7 into 10 to the power -4. सो ये आंसर है. क्लियर है ये. Next is if z is equals to ab square c raised to power 1/3. Find percentage error in z if z is equal to ab square upon c raised to power 1/3. Find percentage error in z if percentage error in a, b and c are percentage error in a, b and c are 4, 2 and 3% respectively. Percentage error in a, b and c are 4, 2 and 3% respectively. Nine percent. कितना है? 9%.
4 2 and 4 4 and 1 ठीक है 9% बिल्कुल ठीक है। मैंने जस्ट लेके आए थे, एक यूज किया है, मेरी नोटबुक खत्म हो गई। हाँ पढ़े हैं वो टेबल में। So delta A by into 100 is 4। देखो समझ में आया सबको कैसे किया है? सर एक क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। A physical quantity Z is AB square by C raised to power 1 by 3 सी रेज़ and टू पावर 1 percent by 3। AB square ये लिखा हुआ मैंने AB square upon C raised to power 1 by 3 यस सर। and percentage error in Z if percentage error in A, B and C are 4%, 2% and 3%. 4%, 2%। 2% and 3% respectively. ओके सर। फाइंड परसेंटेज एरर, ठीक है। Next, solve with regard to significant figures. ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में सबसे बोरिंग लगने वाले हैं जब आएंगे। Solve first. 2.91 multiplied by 0.3842 divided by 0.080. सर 1.39 1 point कितना है? 1.397 1.397. ये वैल्यू सारे लिख लो बेशक ऐसे बिकॉज इतना टाइम नहीं कि हम इसको सॉल्व करते हैं। 1.39 में से वैल्यू आपकी कम नहीं आ रही, 13.97 तो नहीं है? यस सर, ये क्या आ रही है? 13 पॉइंट आ रही है। 13.97 पॉइंट 1397 पॉइंट कुछ आ रही है। 97 तो ज्यादा हो गया। कैलकुलेटर पे करो एक जना, कैलकुलेटर सर पे 13.9752 13.97। अब इसको ऐसे देखो 13.97। पहले हम इसको देखें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3, इसमें 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं?
शुरू वाले 0 नॉन सिग्निफिकेंट 2 तो इसमें 2 आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो मतलब राउंड ऑफ किसे करना है 0.97 को इसको 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा सो दिस विल बी 14 आंसर 13.97 will be written as 14 because answer should be in 2 significant figures least जो होंगे so एक में 3 significant figures थे एक में 4 एक में 2 तो आंसर 2 significant figures में लिखना so 13.97 को 2 significant figures में लिखोगे तो you will write it as 14 अगर ये 13.17 होता तो 13 तो 13 रहने देते 13.5 मतलब 13.5 से बड़ी कोई भी वैल्यू होती तो उसको 14 कर देते हैं क्लियर है सर मल्टीप्लिकेशन में भी जो सबसे जो उसमें क्या होगा उसमें जो सबसे कम होगा सबसे बड़ा मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवीजन में हमने डेसिमल के बाद नहीं देखना कितने डिजिट्स हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पूरे नंबर में देखना कि जो पूरा नंबर है एग्जांपल बता दो एक मतलब जैसे इसी को देख लो ना इसमें डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट्स हैं इसमें डेसिमल के बाद 4 हैं हाँ जी इसमें भी 2 है हमें डेसिमल के बाद नहीं काउंट करना कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं टोटल देखना है कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ठीक है सर नेक्स्ट लिखो हाँ जी एक्सक्यूज मी सर अगर इसके अंदर आंसर सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होता फिर क्या लिखते? अगर आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना होता तो मतलब हमें 3 को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना यहाँ से हाँ जी तो फिर हम इसको लिख देंगे 10 और डेसिमल नहीं लगाएंगे ओके तो वो ऐसे आएगा नहीं बिकॉज वो बहुत बड़ा एरर हो जाएगा कि हम 13.97 को 10 लिख दें नेक्स्ट इज ये तो इजी है वैसे the initial and final temperature of a body are initial and final temperature of a body are 67.7 plus minus 0.2 67.7 plus minus 0.2 and 76.3 and 76.3 plus minus 0.3 initial and final temperature of body are 67.7 plus minus 0.2 and 76.3 plus minus 0.3. Find the rise in temperature. Find the rise in temperature. Initial temperature दिया है, final दिया है, तो rise in temperature is सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों subtract कर दो, तो final minus initial. plus minus 0.5 0.1 Add होने errors. अच्छा ओहो 8.6 plus minus 8.6 0.5 plus minus 0.5. 0.5 हाँ 8.6 plus minus 0.5. 0.5 So इसी तरह क्वेश्चन है यही हमारे मेन टॉपिक थे अब नेक्स्ट क्लास आज फ्राइडे है ना नेक्स्ट क्लास लगेगी आपके संडे को टाइम कौन सा रखना है सुबह का शाम का या इसी टाइम ही रखना है सेम टाइम ही सर सेम रख लो सर प्लीज सेम रख लें संडे को और कोई क्लास तो नहीं होती टेस्ट होता है कभी कभार कौन सा
सेम रख लेते हैं, केमिस्ट्री का संडे को सेम टाइम रख लेते हैं। अगर कोई ट्यूशन नहीं है फिर तो रख सकते थे कोई भी, बट सेम रखना है, सेम रख लेंगे। और संडे से हमारा मेन मतलब फिजिक्स वाला पार्ट शुरू होगा जहाँ पे न्यूमेरिकल्स प्रॉपर वाले आएंगे। ये तो एक्सपेरिमेंटल पार्ट था। काइनेमैटिक्स शुरू करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद मोशन इन मंडे। मेनली जो हम उस दिन पढ़ेंगे वो काफी कुछ 9th का रिपीट होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके सबके बेसिक कंसेप्ट की क्या होता है कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होगी, 2D क्या होगी, 3D क्या होगी। बट अब थोड़ा सा सिलेबस को मैं स्लो डाउन करूंगा बिकॉज अब मेन फिजिक्स शुरू हो रही है हमारी। तो हमारी रफली मतलब अगर 4 दिन क्लास लगेगी तो हम कोशिश करेंगे 2 क्लासेस सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस रहें, चाहे वो पार्टली हो, आधा टाइम थ्योरी और आधा टाइम न्यूमेरिकल। और ग्राफ्स फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे। आपको ग्राफ सारे बनाने आने चाहिए कि अगर आपको 2 फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, स्पीड टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो हमारा सबसे पहला काम यही होगा, हम एक बार ये बेसिक सब पढ़ लेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फिर इन सबके ग्राफ बनाने शुरू करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के लिए कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, या जैसे मैंने बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया ऊपर से नीचे तो ऐसे जंप कर करके अल्टीमेटली ग्राउंड पे रुक जाएगी। तो हम ऐसे इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे कि इसका ग्राफ बनाओ, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा होगा, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपकी फिजिक्स, फिर आपको खुद लगना शुरू होना चाहिए कि आपकी फिजिक्स इंप्रूव हो रही है। तो पहले चैप्टर में मेन फोकस यही रहेगा कि आप न्यूमेरिकल्स करने की आदत पड़े, और संडे से फिर आपको एक शीट पे मिलनी शुरू हो जाएगी कि 7 to 10 न्यूमेरिकल्स जो आपने करके लानी होगी नेक्स्ट क्लास तक, तो उसका डाउट्स लिया करेंगे। और बुक्स का मेरे को किसी ने बताया कि बुक्स अब मिलनी शुरू हो गई हैं किसी किसी शॉप पे। और एक तो एमजीएन स्कूल, एमजीएन में है कोई आप में से एमजीएन में जो पढ़ता हो, एमजीएन आदर्श नगर, यस सर। उसके पास कोई शॉप है कहते हैं पंजाब बुक स्टोर करके। यस सर। तो वहाँ वो खुली रहती है, कहते हैं वो सुबह खुलती है 9 to 1। तो अगर आपको कोई बुक चाहिए मतलब किसी भी सब्जेक्ट की, उसको कॉल कर लेना पहले, एंड उसके पास कहते हैं मिल रही हैं बुक्स, बिकॉज 12th के स्टूडेंट्स कुछ लेके आए हैं वहाँ से। तो किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स चाहिए तो उसके पास कहते मिलती है, क्योंकि अभी माहिरा गेट की मार्केट खुली नहीं। वेट करना है, वेट भी कर सकते हो, बट अगर आपको किसी सब्जेक्ट की भी अर्जेंट चाहिए तो वहाँ से ले लें। ओके। सब्जेक्ट वाला टेस्ट कब है? कौन सा? जो थ्योरी वाला टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट। ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट जब अगर मैंने संडे मॉर्निंग अपलोड कर दिया, बिकॉज वो ऑनलाइन होना है, संडे मॉर्निंग अपलोड कर दिया तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा कि आप मतलब पूरे 24 आवर्स का टाइम दूंगा, आप कभी भी कर लेना। और दूसरा वाला टेस्ट जो है वो आज रखना था, पर दूसरे बैच को मैंने बताया ही कल है, तो वो मंडे या ट्यूसडे रख देंगे। सर एक डाउट है तो सर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें पता कैसे चलता है कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई की वैल्यू बहुत छोटी है? नॉर्मल जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप कभी भी वैल्यूज लिखोगे तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स, डेल्टा एक्स बिकॉज एरर है, तो मेजरमेंट में डेल्टा एक्स ओवर एक्स हमेशा स्मॉल ही होगा। जैसे मैंने लिया 12 प्लस माइनस 0.1, तो 0.1/12 मतलब 1/120, तो 1 से बहुत छोटी वैल्यू ही आती है 99% केसेस में। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 11th और 12th में आप उसको मान के चलोगे कि डेल्टा एक्स बाई एक्स स्मॉल ही होता है। यस सर, थैंक यू। मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसको स्मॉल लेना है कि नहीं लेना है। ओके सर।